हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारे साथ हैं एआईआर फोर्थ जेई मेंस 2014 कुशल बाबेल। आज हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपनी जेई मेंस के लिए ऐसी क्या प्रिपरेशन करी जिसकी वजह से ऑल इंडिया में फोर्थ रैंक लेकर आए। हाय कुशल, कैसे हैं आप? है सर, गुड। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कुशल, कुछ अपने बारे में बताइए। um, मैं ओरिजिनली उदयपुर से हूँ, तो मेरी स्कूलिंग उदयपुर से हुई। उसके बाद आईआईटी जेई क्लियर करके आईआईटी बॉम्बे से मैंने कंप्यूटर साइंस किया। उस दौरान मैंने केमिस्ट्री ओलंपियाड भी क्रैक किया था, तो वियतनाम में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और ब्रोंज मेडल आया था। फिर एक साल मैंने जॉब किया था बीच में, सिंगापुर / मुंबई में। और अभी मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप कितने मॉडेस्ट हैं। कुशल की जेई मेंस में एआईआर फोर्थ, जेई एडवांस में 27th रैंक, आईआईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस, जूनियर साइंस ओलंपियाड में सिल्वर मेडल और केमिस्ट्री ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल, और राइट नाउ पीएचडी कर रहे हैं ये। तो मैं और सभी बच्चे आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतना अचीवमेंट आपने जो प्राप्त किया उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा है, बिकॉज रोज आपको अपना काम करना है, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ही रोज इंटरेक्शन करते हैं। uh, तो ऐसा ऐसा नहीं होता है कि रोज आपको कोई आपका अचीवमेंट याद दिला रहे हैं, आप उस बारे में सोच रहे हैं, तो सेम ही लगता है। जब नहीं होता तब थोड़ा लगता है कि हाँ शायद अलग होगा, पर सब कुछ सेम ही रहता है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं आज आपसे कि आखिर आपकी जेई मेंस की जो टॉप रैंक आई, आपकी फोर्थ रैंक, उसके लिए आपने किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखी, क्या आपकी प्लानिंग्स रही, कितने घंटे आप पढ़ते थे, और क्या क्या आपके जो आपने सावधानियां रखी, किन किन बातों को फॉलो किया। तो एक एक करके हमारे सारे जो बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपका टाइम टेबल कैसा रहता था? मेरा टाइम टेबल थोड़ा सा डिपेंडेंट रहता था कि किस टाइम चल रहा है। जैसे लास्ट में जब ज्यादा पीक टाइम आ गया था, तब मैं ऑलमोस्ट एक्सरसाइज और इन सब के टाइम को अलावा छोड़ के करीबन 7 8 9 10 घंटे पढ़ता था। और उससे पहले जब थोड़ा रेगुलर स्केड्यूल था, तब मैं बीच में कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कर लिया, तो तब थोड़ा रिलैक्स होता था। पर वो डिपेंड करता था कि अगर जस्ट टेस्ट है तो टेस्ट से पहले फिर ज्यादा पढ़ना पड़ता था, तो थोड़ा डिपेंड करता था। तो देखिए, एक चीज़ आप लोगों ने सीखी बच्चों की, पहला अपना टाइम टेबल जो है वो आप रिलैक्स रख सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आप इतना टेंशन या डिप्रेस ना रहें। जब एग्ज़ाम आते हैं तभी आपको इतना ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत होता है, जब एग्ज़ाम ना हो तो आपको कम पढ़ने की ज़रूरत होती है। आप अपना टाइम टेबल अपनी एग्ज़ाम की नीड के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए, आप टॉपर्स भी इंजॉय करते हैं, टॉपर भी इंटरटेनमेंट करते हैं, टॉपर भी दोस्तों के साथ घूमते हैं। आपको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस तरह के कोई भी काम किए हैं तो। अभी इन्होंने जो कहा वो ये कहा कि लास्ट में जब एग्जाम आते हैं तभी आपको ज़्यादा पढ़ना है, तो आप अपनी पढ़ाई पर इस बात पर फोकस करिए कि अब जब एग्जाम आ रहे हैं तो आपको अभी ज़्यादा पढ़ना है। इन्होंने एक बात कही कि एक्सरसाइज को लेकर के, कि एक्सरसाइज आपको जो करनी है उस एक्सरसाइज के अलावा 8 से 9 घंटे पढ़ना है। तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए अभी कमर कस लीजिए, क्योंकि टॉपर्स भी एग्जाम के पहले ही ज्यादा पढ़ते हैं, उससे पहले वो भी मस्ती करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। जो हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो रिग्रेट करते हैं कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं की, हमें 12-12 घंटे पढ़ना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि वो सब बच्चे ध्यान से सुनिए और अपनी उस पढ़ाई को अब से शुरू करिए। अच्छा, एक बात बताइए। ओरिजिनली जब मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, ओरिजिनली जब मैं जैसे एग्जाम जब नहीं होते तो मैं रोज सुबह बैडमिंटन खेलने जाता था 5 बजे उठ के। तो वाह। रोज 5 से 7 बैडमिंटन खेलता था अपने एक दोस्त के साथ। उसके बाद फिर 6 7 घंटे ही मिलते थे पढ़ने के लिए, पर वो जो टाइम पढ़ते हो आप कम टाइम, वो अच्छे से अगर 100% पढ़ोगे तो मोर देन इनफ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप रोज कुछ एक्सरसाइज या खेल रहे हैं तो कोई पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं वाह, है। देखिए आप सुनिए, बहुत अच्छी बात बोली कुशल ने कि आपको इफेक्टिव पढ़ना है। यानी आप अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो इफेक्टिव पढ़िए। इफेक्टिव स्टडी ही आपको टॉपर बनाएगी। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर आपको फोकस करना है। चलिए, मुझे एक और बच्चों को जो है वो कई बार ये लगता है कि उनका 11th वेस्ट हो गया है, वो कुछ कर नहीं पाए। तो मुझे ऐसा कुछ याद है कि कुशल, आप भी शायद 11th के अंदर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए थे। क्योंकि मैं आपका टीचर रहा हूँ तो मुझे आपके बारे में पूरी एक एक चीज़ मालूम है, और आपको भी पता है कि किस तरह से आपका 11th वापस से करवाया था, मुझे अच्छे से याद है।
तो बच्चों में आजकल ये डाउट रहता है कि 11th वेस्ट हो गया है, 11th अच्छे से नहीं आता था, या 11th में हम वो इतना कमांड नहीं कर पाए, तो क्या एक टॉप रैंक ला सकते हैं? तो ये आजकल का सबसे बड़ा डाउट है। तो कुशल, क्योंकि मैं अगर ये बात बच्चों को बोलता तो आई थिंक उनको शायद नहीं आता समझ में, लेकिन आप अगर बताएंगे तो शायद ये आपकी बात को समझ पाएंगे कि 11th में अगर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, कमांड नहीं होता है, तो भी आप 12th में अच्छा करके भी अच्छी रैंक ला सकते हैं। हाँ, 11th में जैसे मेरा जैसे था कि 11th में पूरा इतना स्ट्रांग जितना सर करवाना चाहते थे उतना नहीं था। तो 12th स्टैंडर्ड में मैंने फिर थोड़ा साथ में 11th का भी कवर किया। तो अगर आप उसको इफेक्टिवली करेंगे तो बहुत टाइम है कि आप कुछ पुराने टॉपिक्स भी वापस कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी, तो मतलब आप समझ रहे हैं बच्चे कि कई बच्चे इस बात को लेके परेशान है कि हमारा 11th वेस्ट है, या 11th में हम स्ट्रांग नहीं है, 11th वीक रह गया, तो क्या एक टॉप रैंक ला सकते हैं? तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक एग्जांपल है। कुशल कुशल को 11th के कुछ टॉपिक्स जो थे वो नहीं थे अच्छे स्ट्रांग, जैसा कि उन्होंने कहा, तो इनको दोबारा पढ़ाया गया, अच्छे से पढ़ाया गया, सारी चीज़ें बताई गई और इन्होंने उसको अच्छे से कोप अप भी किया। इन्होंने स्ट्रेस नहीं लिया, टेंशन नहीं ली, आपकी तरह डिप्रेस नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, अपने ऊपर रिग्रेट नहीं किया। इन्होंने सिर्फ काम किया, और जब काम किया तो उसका फल मिला। तो जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर इनसे ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, रिग्रेट करने पर ध्यान नहीं दीजिए। कुशल, एक बात जानना चाहते हैं कि क्या बच्चे ये सोचते हैं कि टॉपर जो होते हैं ना वो हमेशा इनबिल्ट होते हैं और हमेशा जो बहुत पढ़ते हैं, टॉपर सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते हैं? पर मुझे जितना याद है, हम लोगों ने जितनी मस्ती करी है, आई थिंक शायद ही किसी ने की होगी, और मस्ती मस्ती में ही पढ़ाई करी है। तो एक बार थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या टॉपर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी होता है, बहुत सारा पढ़ना जरूरी होता है, स्टूडियस रहना जरूरी होता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना जरूरी होता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वो और उल्टा काम करता है, या बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो उससे और थकान होती है। मेरा हमेशा फॉर्मूला था कि हमेशा बस जो भी करना है उसमें मजे से काम करना है, ऐसे फन आना चाहिए। तो तो जैसे मैं जब पढ़ता था तो साथ में कुछ दोस्त थे मेरे, जो साथ में पढ़ने वाले थे, उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हम साथ में मिलके पढ़ते थे। कोई भी ऐसे प्रॉब्लम होता था तो उसको साथ में से फन लेके मजे लेके सॉल्व करते थे। तो कोई भी चीज हो गई तो उसको सबने पीयर लर्निंग से और फन के साथ सॉल्व किया। तो कभी भी ऐसा लगा नहीं कि स्ट्रेस, ऐसा लगा बस दोस्तों के साथ हूँ पूरे दिन, और बस मजा आ रहा है। देखिए, आपको इसीलिए बोलते हैं कि टॉपर की जो लर्निंग करते हैं वो फन के साथ करते हैं, पढ़ाई को इंजॉय करते हैं, पढ़ाई को स्ट्रेस मान के, टेंशन मान के, या अपना एक बोझ मान के नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तभी आप टॉपर बनते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये टॉपर थे पहले और फिर पढ़े थे, नहीं नहीं, ये ऐसे पढ़े थे तब टॉपर बने थे। आप समझ रहे हैं ना बात को? AIR 4 पहले नहीं आए थे, पहले तो पढ़ाई कर रहे थे ना, उसके बाद AIR 4 आए थे। तो यानी कि टॉपर बनने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि स्ट्रेस ना लें, पढ़ाई करें, फन करें, एंजॉय करें, रिग्रेट ना करें। स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताइए कुशल। बच्चे एक्चुअली स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि आखिर स्ट्रेटजी क्या रखी जाए, लाइक कि कितने सवाल डेली के होने चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, ये सारी स्ट्रेटजी एक बार अपनी आप शेयर करेंगे जिस तरह से आप पढ़ाई करते थे उस समय? स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखनी है कि आप 2 साल बाद के एग्जाम के लिए, 1 साल बाद के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो थोड़ा आपके पास टाइम है। आप केवल नेक्स्ट एग्जाम या कल के होमवर्क के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। तो जैसे आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो उस व्यू के साथ सॉल्व करना चाहिए। तो जैसे अगर कोई आपको रोज प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए होमवर्क में, तो आप उसमें मार्क करिए कि ये प्रॉब्लम मेरे को अच्छा लगा, ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम ऐसा है कि सिंपल है पर कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाता है। तो वैसे अलग अलग मार्क करते जाइए, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करेंगे, सब कुछ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि एक बार सॉल्व कर लिया फिर रिवीजन में क्या इजी रहेगा, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। जैसे आप नोट्स भी बना रहे थे, शॉर्ट नोट्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको पता ही होगा कि आपने शॉर्ट में नोट्स बना लिए ताकि रिवीजन फटाफट फटाफट हो जाएगा। तो जैसे मैंने जो नोट्स बनाया उसके एक शॉर्ट वर्जन बनाया, वो कम से कम 10-15 बार रिवाइज हो जाता है बाद में जब आपके टेस्ट होते हैं। अलग अलग आपने मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम्स मार्क कर लिए, तो वो सब उस वजह से होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपका फटाफट कोर्स का रिवीजन हो जाए। कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने मार्क कर ली, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेटेजी का। देखिए, बहुत ही अच्छी बात बोली कुशल ने कि आप जब अपना होमवर्क करते हैं तो उस होमवर्क के दौरान ही जो भी आपने मार्क किया है, जो भी आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को मार्क किया है, जो भी आपने गलती की है सवाल को सॉल्व करते समय, उनको आप ज़रूर दोबारा से पढ़ें रिवीजन के टाइम। प्लस अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं
तो भी आप ज़रूर पढ़ाई करें उनकी, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प देंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं कुशल की लास्ट मोमेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट मोमेंट पर हमें अभी जैसे एग्ज़ाम आने वाले हों तो एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? 1 महीने पहले मेरी यही स्ट्रैटेजी रही थी कि बस बार बार चीजों को रिवाइज करना है। तो जैसे मैंने जो प्रॉब्लम्स, कोई एग्जाम पेपर में प्रॉब्लम्स थे वो सही से सॉल्व नहीं किया, जो भी मार्क कर रखा है वो सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। उसके अलावा मेनली बस स्ट्रैटेजी में ये था कि ऐसी कोई भी चीज है जो मैंने पहले लिख रखी है कि करेक्शन से मिस्टेक्स जो मैं कॉमनली करता हूँ वो भी मैंने लिख रखा था, कि रोज पेपर से आके ऐसा लगता है ना कि ये सिली मिस्टेक्स हो गई, ये चीज मेरे को आती थी, ये नहीं हुई, या एक कॉमन मिस्टेक कोई आदमी करता है। तो वो मैंने ऐसे उसकी भी लिस्ट बना रखी थी कि मैं ऐसी ऐसी मिस्टेक करता हूँ, या कभी कभी मैं टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर पाता हूँ, तो उन चीजों को भी मैं देखता था एग्जाम से जस्ट पहले, 1 महीने पहले, कि मुझे ये चीजें अवॉइड करनी है। तो बस एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए कि हाँ सब कुछ रिवाइज करना है, मेरे को ये सारी मिस्टेक्स है वो अवॉइड करनी है, और इस टाइप के मेरे को कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। और आपको खुद को पता पड़ जाता है कि क्या चीजें रिवाइज करनी है क्या नहीं करनी है। जैसे कुछ चीजें थी जो मुझे पता था बहुत स्ट्रांग है, मेरे को पता है ये आती है, तो उनको फिर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उल्टा होता है कुछ लोगों के साथ कि जो इजी होता है वो बार बार करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपको बस ऐसा होना चाहिए कि जो चीज अच्छी नहीं है उसको भी स्ट्रांग करनी है। या दोस्तों देखिए, आप वही मैं आपको जो बार बार बोलता हूँ कि कुशल को याद होगा कि एक रजिस्टर हम लोग जब पढ़ाते थे तो आपको बनवाते थे कि हर टेस्ट का एक टेस्ट पेपर एनालिसिस आपको करना है। वो टेस्ट पेपर एनालिसिस में ही आपको हर एक सवाल के बारे में लिखना है, लाइक कि आपको वो सवाल आपसे सही हुआ तो क्यों हुआ और गलत हुआ तो क्यों हुआ। गलत होने के कई रीजंस होते हैं, सिली मिस्टेक, कंसेप्चुअल मिस्टेक, इम्प्रॉपर रीडिंग, आपको वो कॉन्सेप्ट भूल गए। तो वो जो रजिस्टर हो वो हमेशा एग्ज़ाम के पहले ज़रूर पढ़ के जाएं, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ पहले से ही बैठी रहे कि ये मिस्टेक्स मैं टेस्ट में करता हूँ। तो आपका माइंड आपको एक्टिव रखेगा उन मिस्टेक्स को ना करने के लिए, क्योंकि आपने पहले ही माइंड को वो समझा दिया। तो वो जो रजिस्टर होता है इस तरह का, वो रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रजिस्टर आप मेंटेन करें जिसमें आपने सब कुछ लिखा हुआ हो, और एग्ज़ाम से पहले उस रजिस्टर को ज़रूर पढ़ कर जाएं। कुशल, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरी महीने में अगर हम बात करें कितने टेस्ट पेपर देने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम का कोई इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के दौरान? डेफिनेटली ये बहुत सटल या बहुत बारीक पॉइंट है, पर बायोलॉजिकल क्लॉक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। आपको आपका लास्ट में के 1 महीने शेड्यूल ऐसा रखना चाहिए कि जब आप एग्जाम का टाइम होगा, जैसे जो जनरली दिन में होगा अराउंड नून या ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे आपकी पीक परफॉर्मेंस रहे। क्योंकि अगर आपका शेड्यूल 1 महीने पहले ऐसा है कि आप रात को पढ़ रहे हो दिन में सो रहे हैं, तो उसको सही करना या फिर उस टाइम पे पीक परफॉर्मेंस देना, ऐसा आपको रियलाइज नहीं होगा पर आपको दिन में थोड़ी सी नींद आएगी जब आप एग्जाम कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा अगर थकान होती है तो फिर आपका जजमेंट, आपकी जो भी मेमोरी रिकॉलिंग कैपेबिलिटी है वो सब सही काम नहीं करती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का सही होना बहुत जरूरी है। रात को ही सोए और दिन में ही पढ़े, एटलीस्ट एग्जाम से पहले। अगर 11th में कर रहे तो कोई बात नहीं, पर वो भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस मैंने बताई, सही सही फूड हैबिट्स होनी चाहिए, जिससे आप मतलब एग्जाम से पहले कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीमार पड़ गए या फिर अनहेल्दी कुछ काम कर रहे हैं जिससे आपको अनईजी लग रहा है। तो वो सब चीजें सॉर्टेड होनी चाहिए, वो सब चीजें बिल्कुल 100% कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आप फोकस कर पाएंगे एग्जाम में एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात बोली। देखिए कुशल ने कि आप जब 1 महीना पहले अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 महीना पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अपने हेल्थ के बारे में। हेल्थ के लिए उन्होंने क्या कहा कि मैं 2 घंटा खेलता था। अब अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो कम से कम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज, यानी कि थोड़ा सा भी एक्सरसाइज, चाहे वो हैवी करें चाहे लो करें, चाहे मेडिटेशन करें चाहे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आपको 10 से 15 मिनट कम से कम आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये करनी चाहिए जैसा उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने बताया फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्सेसिव खाना ना खाएं, टाइम पर खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं जिससे आपका माइंड एक्टिव रहे, माइंड ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, डाइजेशन आपका प्रॉपर रहे। फूड हैबिट्स के साथ आपकी जो है वो सोने की आदत अपनी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। आप एक प्रॉपर टाइम पर सोएं, प्रॉपर टाइम पर उठें।
ये 1 महीना पहले के जो भी प्रिकॉशंस हैं आपको रखने हैं। इसके अलावा उन्होंने जो सजेस्ट किया वो बहुत अच्छी बात बोली, और वो अच्छी बात थी आपको अपना टाइम जो है जेईई मेंस के टाइम के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो ये पूरा एक बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम होता है जिससे बॉडी की आदत बनती है कि वो अच्छे से एग्ज़ाम देने लायक तैयार रहे। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हम पहुंच गए, इतना सारा बच्चे सोच रहे होंगे हे भगवान इतना सब करना पड़ा। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, मस्ती मजाक, टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा था। और एक बहुत अच्छी बात जो बच्चे हमेशा सोचते हैं, चूंकि मैं आपका टीचर रहा हूँ तो मुझे एक छोटी सी बात मेरे सब्जेक्ट के लिए भी पूछनी है आपसे। मुझे आज भी वो ये बात याद है कि जब आप पहला आपका क्या ओपिनियन आया था, कुछ शेयर करेंगे बच्चों के साथ? मुझे बस यही था कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता था कि हाँ मैं लाइक टॉप क्लास फैसिलिटी, टॉप क्लास लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। तो मुझे हमेशा से मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जिन टीचर से जो पढ़ रहा हूँ वो मतलब मेरे लिए बेस्ट है, मुझे और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। उसमें उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर मोस्टली यही है कि आपको बस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं जो चीज कर रहा हूँ वो सही है। वेरी गुड। और इनऑर्गेनिक को लेकर के एक बच्चों को में बड़ा मिथ रहता है कि इनऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, और मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, कोई लॉजिक नहीं होते। तो मुझे लगता है कि जो आपने मुझे फीडबैक दिया, प्लीज़ मैं चाहूँगा वही फीडबैक आप बच्चों को दीजिए, क्योंकि अगर मैं ये बात बोलूँगा तो शायद बच्चे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर बोलेंगे तो शायद वो विश्वास करें। हाँ, तो इनऑर्गेनिक में ऐसा है, वो बात तो है ही कि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ज्यादा होते हैं, पर ऑर्गेनिक या किसी और ब्रांच से। पर फिर भी आपको जितना लगता है कि सब कुछ ही याद करना है, वैसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें के पीछे लॉजिक होता है, और एक्सेप्शंस के पीछे भी लॉजिक होता है। तो उसको ऐसा मत समझिए कि अरे एक ही रूल याद करना और इतने सारे एक्सेप्शन याद करने। उस चीज को समझिए कि एक्सेप्शंस क्यों आ रहे हैं, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है। तो उस चीज को समझ रहे हैं, मतलब कलर जो आ रहा है उसके पीछे भी लॉजिक होता है, बहुत सारी चीजें हैं उनके पीछे लॉजिक होता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा है। तो फिर भी ये मैं बोलूंगा कि थोड़े कुछ तो एक्सेप्शन होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, वो माइनॉरिटी रहते हैं, ज्यादा नहीं। यस, बिल्कुल। जो जो आपको मैंने बताया कि एक्सेप्शन वर्ड होता ही नहीं है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होता है। और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो अगर आपके थ्योरी में आ रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अदरवाइज वो लाइन जो है वो आपके अगर थ्योरी से बियॉन्ड जाती है तो उसके लिए हम आपको बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए इसको दें। ठीक है। पढ़ाते समय इनऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन जेई मेंस के अंदर मुझे लगता है काफ़ी सारा रहता है, काफ़ी अच्छा से कवर कर सकता है। क्योंकि जहाँ तक मेरे पास जो बच्चों का फीडबैक है, क्या आप इससे सहमत हैं कुशल, कि एक तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को करने में टाइम बहुत कम लगता है, दूसरा सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? सही होने की प्रोबेबिलिटी तो आप जितना उसमें मेहनत करेंगे उस पर डिपेंड करता है, पर वो बात सही है कि उसमें टाइम बहुत कम लगता है, और अगर आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए तो आप उसको फटाफट सही सही भी कर सकते हैं। तो जैसे जब मैं केमिस्ट्री करता था तो मतलब ऐसा टारगेट रहता था कि हाँ मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि फिर आपको लगेगा कि इतने टाइम में करनी है, तो बहुत फास्ट केमिस्ट्री करता था। तो उससे क्या रहता था कि मेरे को मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए टाइम मिल जाता था। तो वो एडवांटेज तो डेफिनेटली केमिस्ट्री का होता ही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज नहीं होंगे, आप उसमें सोचने में टाइम लगा रहे हैं, तो फिर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, आप केमिस्ट्री का रोल कितना बेटर और कितना फ़ायदा आपको करवा सकता है इस बात से समझ में आता है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए उन्होंने इन्होंने टाइम नहीं बताया। मतलब आप सोचिए कि कितना सारा टाइम इन्होंने बचा के उधर दूसरे सब्जेक्ट्स को दिया है, लेकिन ये टाइम कब बचा पाए? जब इन्होंने केमिस्ट्री अच्छे से की। अगर इनको भी केमिस्ट्री अच्छे से नहीं होती, या ये जो कह रहे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके नहीं जाते, तो शायद वो टाइम इनका बचता नहीं, क्योंकि वो टाइम सोचने में खर्च होता, जैसा कि अभी कुशल ने बताया। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी पढ़ाई के दौरान सबसे पहले उन चैप्टर्स पर फोकस करना है जिनमें आपको कम समय लग रहा हो और मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। क्योंकि अल्टीमेटली एक ही क्वेश्चन बराबर मार्क्स दिलाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, और हमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पर फोकस करना है। कुशल, एक बात और जानना चाहते हैं कि जैसे कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि यार हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील कराते हैं। उन बच्चों को आप मोटिवेट कुछ कर सकते हैं, कुछ अपना व्यू, कुछ अपने अंदर से
इंसाइट्स बच्चों को चाहिए ताकि वो आपकी इन बातों को सुनकर कुछ अच्छा फील करें और अपने टारगेट को अचीव कर सके, तो आप उनकी किस तरह से, क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो से अगर कुछ और ना ले जाए, पर मैं चाहूंगा कि ये चीज सबसे ज्यादा फोकस करके सुने, क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट है कि आईआईटी जेईई क्लियर करना या आईआईटी से पढ़ना सब कुछ नहीं है। क्योंकि मैं 4 साल आईआईटी में पढ़ के उसके बाद अभी 2-3 साल और भी जगह पढ़ रहा हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा हूँ और जगह जॉब किया, तो ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मैंने देखे जो आईआईटी से नहीं पढ़ के भी बहुत सक्सेसफुल है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो आईआईटी से पढ़ के भी अनसक्सेसफुल है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी कर लिया तो बस वही एक इकलौती चीज है जिंदगी में। तो अगर नहीं हो तब भी अगर आप में वो डिटर्मिनेशन है, वो मोटिवेशन है, वो हार्डवर्क की कैपेसिटी है, तो आप बिना आईआईटी के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम जो अभी काम कर रहे हैं आईआईटी का, वो अच्छे से करना जरूरी है, पर ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि यही सब कुछ नहीं है। इसके बिना भी बहुत लोग सक्सेसफुल हुए और इसको करके भी बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। तो आपको अपना काम अच्छे से करना है, और केवल ऐसा नहीं सोचना है कि बस आईआईटी ही मतलब मेरा जिंदगी में बेड़ा पार लगा सकती है, अगर मैं हिंदी का ऐसा मुहावरा यूज करूँ तो। जी, देखिए बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने कि आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। दोस्तों, जितने भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा वो आप छोड़ दीजिए। रिजल्ट जो भी होगा, अगर प्लस होगा तो भी अच्छा है, माइनस होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि जीवन में संभावनाएं अपार होती हैं, बहुत सारी होती है। जैसा इन्होंने बताया कि आईटी नहीं करने वाले बच्चे भी काफ़ी सक्सेसफुल हैं और आईटी करने वाले बच्चे भी अनसक्सेसफुल है। यानी कि कुल मिला के सक्सेस जो होगी वो आपके हार्डवर्क पर ही डिपेंड करेगी, चाहे आप आईटीएन बनो चाहे ना बनो। तो अभी आप इस चर्चा या इस डिबेट पर जाने की बजाय कि आप आई10 बनेंगे तो क्या होगा, आई10 नहीं बनेंगे क्या होगा, इस चर्चा पर जाने की बजाय जो समय अभी आपके पास है उस समय को अगर आप अपने हार्डवर्क को, आप अपने टारगेट को प्राप्त करने में यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन आप अभी एनालिसिस करना बंद कर दें कि क्या होगा, आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करें कि सिर्फ पढ़ाई करनी है। अभी जो टाइम चल रहा है वो पीक टाइम सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर ही खर्च करना है, एनालिसिस पर नहीं करना। कुशल, आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि जैसे प्रिपरेशन के दौरान आप अपने मौज मस्ती या रिफ्रेशमेंट के लिए आप क्या मतलब करते थे, और दोस्तों के साथ आपका कैसा रहता था? मतलब जनरली ये मिथ होता है कि टॉपर जो है किसी से बात नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, अपने रूम में बंद रहते हैं, 24 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी लाइफ में इस तरह का बिल्कुल स्टूडियस एनवायरनमेंट था, या फिर आप जो है वो कुछ किस तरह से मतलब अपने आप को रिफ्रेश रखते थे? राइट। तो मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा था। मेरे साथ ऐसा था कि जितने भी साथ लोग मेरे साथ पढ़ते थे, सब मेरे फ्रेंड्स थे। तो उससे एडवांटेज ये होता है कि एक मेरे ख्याल से जितना आप क्लासरूम में पढ़ते हैं या खुद से पढ़ते हैं, उससे भी ज्यादा पीयर लर्निंग से बहुत फर्क पड़ता है कि आप जिन लोगों के साथ पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे नंबर 1 फैक्टर था कि मैं किन लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसमें एडवांटेजेस अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सब लोग साथ बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपके पास और प्रॉब्लम्स लाएंगे। जैसे मैं अपने दोस्तों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था कुछ कुछ, तो उनको पता था कि अगर उनसे कुछ नहीं हुआ तो वो मेरे पास ला देते हैं। तो मेरे को ज्यादा कुछ कभी दूसरी बुक्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो ऑटोमेटिकली अच्छे प्रॉब्लम्स थे मेरे पास फिल्टर होकर आते थे। तो वो एक बहुत एडवांटेज होता है कि अगर आप पीयर लर्निंग में कर रहे हैं तो आप एक जने की बजाय 5 लोगों का एफर्ट एकदम से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आप जैसा टाटा बोलते हैं कि अगर आपको बहुत दूर जाना है तो सबके साथ जाना पड़ेगा, फास्ट जाना है तो अकेले जा सकते हैं, पर अगर बहुत आगे जाना है तो सबके साथ ही जाना पड़ेगा। तो आपके पीयर ग्रुप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उनकी क्या रैंक्स थी और क्या नाम थे बच्चों के जिनके साथ आप लोगों ने इस तरह से प्रिपरेशन करी? तो मेरे साथ दो पीयर ग्रुप्स थे मेरे। उसमें सब तरह के लोग थे। कुछ लोग थे जिनकी फर्स्ट रैंक भी आई है, चित्रांग। कुछ लोग थे जिनकी टॉप 10 में भी रैंक्स आई है, टॉप 50 में भी रैंक्स आई है, टॉप 600, टॉप 1000, सब तरह के मेरे दोस्त थे। तो उसमें ऐसा, और उन सब दोस्तों के साथ मैं अभी भी टच में हूँ। तो वो जो चीज है कि आप उस समय पढ़ रहे हैं, एक कमराडरी रहती है, एक वो कैसे बोले, एक वो भाईचारा रहता है। तो उससे उससे क्या है कि लॉन्ग टर्म में भी आपके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ऐसा हेल्दी कंपटीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे आपने बताया कि आपके साथ चित्रांग मुर्दिया AIR 1 2014 पढ़ता था,
अमय गुप्ता AIR 8 आपके साथ था, और जैसा कि आपने बताया गोविंद लाहौटी AIR 3 आपके साथ था। मुझे एक बात आपकी याद आ रही है, उसको भी मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उस पॉइंट पर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मुझे आज भी याद है कि कुशल जब JEE एडवांस का फर्स्ट पेपर हुआ था, तब मुझे याद है कि चित्रांग मुर्दिया के 169 फर्स्ट पेपर में थे और आपके सेकंड नंबर पे 151 मार्क्स थे। आपको शायद याद है। आपने एक मिस्टेक की थी, और वो ये की थी कि आपने फर्स्ट पेपर जो था उसका एनालिसिस कर डाला उसी समय। हम्म। आपको शायद याद होगा, आपने मुझे बताया था Yes. पूरा डिटेल में ये चीज़। आपने क्या किया कि 169 मार्क्स उसके थे, 151 आपके थे, गोविंद के शायद आपसे थोड़े कम थे, नहीं 153 आपके थे, 151 गोविंद के थे, और 150 आई थिंक शायद अमय के थे। आपने एनालिसिस करा और आपने ये सोचा कि आपके बहुत कम आ गए। हम्म। इस चक्कर में आपके साथ क्या हुआ सेकंड पेपर में, वो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ प्लीज़, ताकि ये चीज़ भी मैं इन सबको सिखा सकूँ कि आखिर क्या नहीं करना है। जी। हाँ, वो होता है कि जैसे अगर आपको पता नहीं कि किस लेवल का डिफिकल्टी है पेपर में, तो आपके जितने ही मार्क्स है आप जज नहीं कर सकते कि आपके अच्छे हैं या बुरे, आपको अपना काम करना है। तो मैंने ऐसा किया था कि फर्स्ट पेपर के बाद मेरे को पता था कि नहीं करना है, फिर भी करा कि फर्स्ट पेपर के बाद मैंने सोचा कि यार ये सही किया है गलत किया, कुछ 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 क्वेश्चंस के मैंने एक बार वापस घर आके चेक किया कि सही किया नहीं किया। तो उससे सेकंड पेपर में मुझे नहीं लगा था कि कुछ प्रॉब्लम हुई, पर जब बाद में मैंने चेक किया तो सेकंड पेपर में उस चीज का एक ऐसा इफेक्ट आ गया था जो मुझे पता नहीं पड़ा कि थोड़ा सा आप इतना थोड़ा सा आप डिजेक्टेड फील करते हो, थोड़ा सा आपको इतना अच्छा नहीं लगता पेपर करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस एकदम पीक परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, जो हमेशा हम कहते हैं, इनको भी हमने कहा था, इनको भी कहा था, कुशल जी को भी समझाया था कि नहीं करना है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के बीच का जो गैप है उसमें सिर्फ रिलैक्स रहना है, जूस पीना है, रिलैक्स होकर सो जाना है, या रेस्ट करना है, बॉडी एक नहीं होना चाहिए, सर नहीं दुखना चाहिए, और पेपर को तो किसी भी कीमत पर नहीं देखना, फेंक देना है, और अपने पीयर ग्रुप से भी इसका कोई डिस्कशन नहीं करना है। परंतु हुआ क्या कि इन्होंने फर्स्ट पेपर का एनालिसिस किया, जबकि जब हमने बाद में इनका एनालिसिस देखा तो AIR 169 था और ये 153 पर थे, यानी कि इनके सिर्फ और सिर्फ 2-3 नंबर, मतलब एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस था। जब ये गए तो सेकंड पेपर में इनका परफॉर्मेंस खराब हुआ, रीजन बीइंग कि ये अपनी उस ओरिजिनलिटी से वो पेपर नहीं दे पाए, और इनके जो पीयर ग्रुप थे वो ओरिजिनलिटी से दे पाए। इस वजह से जो गोविंद लाहौटी जो AIR 3 आए, वो इसका रीजन क्या था कि उनका सेकंड पेपर में 172 मार्क्स आया था। इसी तरह से अमय का भी सेकंड पेपर में बहुत हाई आया, लेकिन कुशल सेकंड पेपर में थोड़ा पीछे रह गए, रीजन बीइंग कि उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। अब ये देखिए, यहाँ पर पढ़ाई का कोई रोल नहीं आया। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो ये पूरा पीयर ग्रुप जो था उसके अंदर ये सबसे टॉप पे थे। फ्लक्चुएशन चलता था, कभी ये कभी वो कभी वो, लेकिन एक कैलिबर वाइज अगर देखा जाए तो जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन कुछ भी हो सकता था। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा हमारा थॉट हमारी पूरी परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। हम उस समय क्या सोच रहे हैं, एग्जाम के दौरान हम क्या सोच रहे हैं, इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये चीजें जैसा कि अभी कुशल ने बताया कि मुझे नहीं लगा था कि फर्क होगा, लेकिन जब हम जाते तो फर्क पड़ता है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप करें तो कंपैरिजन पर ना जाएं। कंपैरिजन बहुत बड़ा आपका दुश्मन होता है। आप सिर्फ अपनी फोकस करिए। आप कभी भी पेपर हो तो आप उसको करें, उसके बाद ही एनालिसिस करें, बीच में इन बिटवीन कभी पेपर को एनालाइज ना करें। मतलब आप जब JEE मेन का पेपर दे रहे हो और सपोज आपने फिजिक्स का पेपर किया और आपने एनालिसिस कर लिया फिजिक्स में तो मुझसे कोई सवाल हुए ही नहीं, तो आपका गड़बड़ कहाँ होगा कि अगर आपने ऐसा दिमाग में बिठा लिया तो आपका केमिस्ट्री मैथ्स भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा पेपर करने में ही दिमाग लगाना है। यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट का इंडिविजुअल एनालिसिस ड्यूरिंग द पेपर बिल्कुल नहीं करना है। JEE एडवांस के अंदर भी पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको एनालिसिस नहीं करना है। आप समझ रहे हैं सब? शायद कुशल आप भी यही कहना चाहते हैं कि पेपर पूरा ही करके आए। यस, 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 एग्जैक्टली राइट। पेपर पूरा करना है, और जब पूरा पेपर हो जाए, पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद ही आप पेपर का एनालिसिस करें। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होता है ईगरनेस होती है, क्योंकि जब आप इतनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप क्या करके आए जरा देखें, पर उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चों, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
तो 2 साल की प्रिपरेशन के दौरान आपका पीयर ग्रुप से रिलेशन कैसा रहा? जैसे कई बच्चे मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर उसके अच्छे नंबर आते हैं, मेरे नहीं आते, और सर अच्छा नहीं लगता, सर खराब लगता है, मतलब तो क्या ये एटीट्यूड सही रहता है? इसको किस तरह से देखना चाहिए? इसको कंपैरिजन से देखना चाहिए या इसे कंपटीशन से देखना चाहिए? क्योंकि आजकल के बच्चों में देखिए, आपका टाइम अलग था 2014 और आज 2021 हो रहा है, तो आजकल थोड़ा सा तो वो कैसा रहता है कि क्या ये फायदा देता है या नुकसान देता है? ये एक चीज बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आपके साथ अगर कोई आपके कैलिबर का बच्चा हो तो लोग उसको कैसे लें, पॉजिटिव लें, नेगेटिव उसमें लें, आपसे जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही है। उसमें डिपेंड नहीं करता कि वो बंदा ज्यादा कैलिबर का है कम। जैसे जो आपसे ऊपर है, जो आपसे नीचे है, पहली बात तो ऊपर नीचे इतना इजीली जज नहीं कर सकते, वो आपको टेस्ट से कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें दूसरी होती है लाइफ में। पर सारे लोगों के साथ अगर आपके अच्छे हेल्दी कंपटीशन और एक फ्रेंडली रिलेशंस है, तो सब साथ में पढ़ के और सब लोग अच्छा कर पाएंगे। जैसे हमारा कभी ऐसा नहीं था कि मैं अच्छा करूं दूसरा आदमी अच्छा नहीं करे। हमारे साथ हम सब साथ में है और हम सबको अच्छा करना है, क्योंकि हमारा कंपटीशन आपस में तो है नहीं 10 लोगों का 20 लोगों का, हमारा कंपटीशन तो बहुत लोगों के साथ है एग्जाम में। तो हम सब एक टीम है और हम सबको एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ना है। हमारा हमेशा ऐसा था। कोई जितने भी मेरे साथ बैच में पढ़ते थे, तो मेरे को याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी को ऐसा बोला हो कि मैं तेरे को नहीं बता सकता है। कभी मेरे मन में आया हो कि इसके ज्यादा आ जाएंगे मैं बताऊंगा, तो ऐसा मेरे को बस लगता था कि जितना मैं ज्यादा डिस्कशन करूंगा उतना इसको भी सीखने को मिलेगा और मेरे को भी सीखने को मिलेगा। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना हो, तो अच्छे से आपको मास्टरी करनी हो, तो पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने से फायदा होता है। अगर आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं तो आपकी मास्टरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो पढ़ाने से आपकी कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। देखिए क्यों, क्योंकि आप किसी भी स्टूडेंट को वो सवाल तभी बता सकते हैं जब वो दिमाग में हो आपके, और अगर आपके दिमाग में हो और आप उसको अप्लाई करके बच्चे को बता पा रहे हैं, इसका मतलब आपका दिमाग रेस्पॉन्ड कर रहा है, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कुशल से हमें सीखने को मिली कि आपका जो पीयर ग्रुप है उसको आपको अपने साथ रखना है, उसके साथ हेल्दी डिस्कशन करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके सारे आंसर्स बताने हैं, उनसे आपको सीखना है। ठीक है, वो आपसे सीखें, मिलकर एक हेल्दी एनवायरनमेंट करें, और एग्ज़ाम में जो होगा वो तो देखिए आपका लक भी होता है, आपकी परफॉर्मेंस होती है, उस दिन का क्या इफेक्ट होता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ऊपर और नीचे एक बहुत अलग चीज़ होती है, आप सिर्फ एक एग्ज़ाम से ऊपर नीचे देखते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो एक डिफरेंट पार्ट होता है, तो उससे आप जज नहीं कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, तो एक एग्जाम कभी भी आपकी कैलिबर को जज नहीं कर सकता है, आप हमेशा ये याद रखिए। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट अपनी स्टडी में क्रिएट करिए जो हेल्दी हो, एनर्जेटिक हो, आपके रिलेशंस बना के रखे, आगे फ्यूचर में भी आपके साथ वो रिलेशन मेंटेन रहें। जैसा कि इन्होंने कहा आज भी वो कांटेक्ट में है, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो कुशल, लास्ट में अब जाते जाते एक मैसेज जो बच्चों को आप देना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। मैसेज जो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो सारे एक्सपीरियंस है, जो आईजेएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए एक मैसेज प्लीज। मैं यही बोलूंगा कि आपने इतनी तैयारी करी है, उस पर भरोसा रखिए। और बिल्कुल ऐसा सोचिए कि मजे से करना है। हमने इतनी तैयारी करी, तो इतना जब हमने किसी चीज को टाइम दिया है, तो क्यों ना उसमें मजा लेके काम किया करा जाए, इंस्टेड ऑफ कि हम उसके बारे में टेंशन ले रहे हैं। तो बिल्कुल मजे से एग्जाम दीजिए, मजे से तैयारी कीजिए और भरोसा रखिए। आई एम श्योर कि आप सब अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। वाह, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपके सारे हमने व्यूज़ लिए, आई होप कि बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो बच्चे, आप लोग इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ फ़ायदा मिले तो कुशल भैया को ज़रूर बताइएगा। कुशल भैया हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।